नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, धीरे धीरे सर्दियां कम हो रही है और अपने एग्जाम के टाइम भी नजदीक आ रहा है। और सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले, तो बढ़िया एग्जाम देके आओ। फिर ऐसे इंतजार नहीं करना है भी हमारा रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा। 2-3 दिन कम के होते हैं एग्जाम देने के बाद। जैसा भी हो वो अच्छा ही होगा सभी को। फिर वापस से तैयारी लग जाओ, क्योंकि अपने पास यही भर्तियां हैं, पशु परिचर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो 12th बेस पे है एग्रीकल्चर से। तो उनके लिए 4 तारीख के बाद वैसे कि वैसे अपना सारा कुछ तैयार है। ओनली डी पार्ट के द्वारा तैयार करना है, अच्छे तरीके से करना है। तो इसके लिए क्लास से ज्यादा शेयर कीजिए और क्लासेस दोबारा स्टार्ट कर देना। आज अपने करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में नया टॉपिक। प्रजनन अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें आज नया टॉपिक करेंगे पशुओं का आवास व प्रबंधन, क्योंकि आवास सभी को चाहिए, आपको भी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री ने योजना चला रखी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आवास आपको तो चाहिए, तो वैसे ही पशुओं को चाहिए। आज करेंगे अपने आवास का प्रबंधन। पहले पशुओं का करेंगे, फिर मुर्गियों का करेंगे। तो आज अपनी हेडिंग डालो पशुओं का आवास प्रबंधन। पशुओं का आवास प्रबंधन। ये है अपने टॉपिक का नाम। हेडिंग डालो सबसे पहले पशुओं का आवास प्रबंधन। पशुओं का आवास प्रबंधन में भी इसकी दिशाएं होती है भी, किस दिशा में बनाना चाहिए, किस दिशा में नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जैसे आपको पता है शीतलहर चलती है, गर्मियों में लू चलती है। तो अगर अपने लू के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो पशुओं को गर्मी भी लगेगी, बीमार भी होंगे। सर्दियों में अगर शीतलहर के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो शीतलहर में भी पशु बीमार होंगे। तो इसके लिए एक दिशा रखी जाती है। वैसे अपने घरों में तो नहीं रखी जाती, लेकिन बड़े बड़े जहां पर डेयरी फार्म होते हैं वहां पे इस चीज का स्पेशली ध्यान रखा जाता है। या जहां पे खुला क्षेत्र होता है, जहां पे अपने डेयरी फार्म करना चाहते हैं, वहां पे इस चीज का स्पेशली ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जहां पे जितनी खुली चीज होगी वहां पे इन्वायरमेंट खुला होगा और हवा या जैसे लू वगैरह वो ज्यादा लगेगी, जिससे पशु बीमार हो सकते हैं और हानि भी हो सकती है। तो इसके लिए आवास के लिए पशुओं के आवास की लंबाई, पशुओं के आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए। और चौड़ाई वो होनी चाहिए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर होनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण की ओर होनी चाहिए। तो पशुओं के आवास की लंबाई कैसी होनी चाहिए? लंबाई तो पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए और चौड़ाई होनी चाहिए उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब अपने बात करते हैं, जैसे अपने रूम लेते हैं कहीं पे, तो अपने रूम ऐसे देखते हैं भी खुला हो, बढ़िया हो, बढ़िया रहन सहन। अगर अपने खाना बनाने भी चाहिए भी, अगर अपने जैसे रूम में रहे, अगर उसमें खाना भी बनाना हो तो भी रूम बढ़िया होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए तो पशुओं को भी चाहिए। तो जो आवास बनाएंगे वो समुचित खुले स्थान पर हो। इसमें आप नोट लिखो, समुचित खुले स्थान पर होना चाहिए, खुले स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या है? समुचित खुले स्थान पर होना चाहिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट ऐसा है भी, जो आवास बनाएंगे अपने, वो धरातल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, उठकर। जैसे ही अपनी धरती है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। मतलब क्यों? अगर जैसे बारिश का पानी हो गया, या जैसे पशुओं का मूत्र हो गया, या जो वेस्ट वगैरह हो गया, जैसे वेस्ट गोबर वगैरह हो गया, वो अंदर ही अंदर जैसे नालियां बनी होती है अपने
मूत्राशय की या जो पशुओं के नीचे, वो बाहर अपने सफिशिएंट जगह पर जैसे अपने एकत्रित करते हैं वहां पे होना चाहिए। अगर वो सारा इकट्ठा होगा तो वहां पे बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न होंगे और बदबू मारेंगे। तो इसके कारण अगर पानी भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश आती है, बारिश का पानी भी कई बार जैसे नीचे होता है तो बारिश का पानी भी नीचे जा सकता है। तो वो कैसा होना चाहिए, धरातल से ऊपर उठा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखो, पशुओं का आवास धरातल से ऊपर उठा होना चाहिए, ऊपर उठा होना चाहिए, होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें, जहां पे भी आवास हो वहां पे प्रकाश की या लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह जैसे पशुओं को खाना, जैसे चारा डालना है, दूध निकालना है, तो प्रकाश की जरूरत भी होती है, लाइट की जरूरत होती है। प्रकाश का मतलब हो गया, अगर वहां पे जैसे अपने ऐसी जगह बना दे जहां पे पूरे पेड़ ही पेड़ है, उनके नीचे बना दे और वहां पे सूर्य की बिल्कुल ही किरणें नहीं पड़ती, तो उसके कारण जो भी मल मूत्र होगा वो इकट्ठा होगा तो वो सूख नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? इसके कारण वो बदबू आती है। और लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसे अपने सुबह सुबह दूध निकालते हैं या पशुओं को चारा देते हैं, तो लाइट की व्यवस्था भी उचित ढंग से होनी चाहिए। तीसरी व्यवस्था कौन सी होनी चाहिए इसमें, वायु संचार का माध्यम होना चाहिए। वायु संचार का मतलब, अगर स्मेल भी आ रही है तो वो वहां पे ऐसे नहीं भी अपने आवास बना रहे हैं, उसके अंदर कोई मनुष्य जा रहा है तो उसके अंदर जा न सके, क्योंकि जो मलमूत्र है वो एक स्मेल वगैरह आ जाती है कई दिनों के बाद, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। तो जहां पे पशुओं का आवास होगा, तीसरा पॉइंट इसमें कौन सा है, पशुओं के आवास में उचित प्रकाश और वायु संचार का माध्यम हो, वायु का संचार होना चाहिए। संचार होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, पशुओं का आवास होगा वो पक्का होना चाहिए। जैसे अपने घर पे रखते हैं वो तो लगभग कई बार कच्चा भी रख सकते हैं, लेकिन पक्का होना चाहिए और उसमें प्रॉपर नालियां वगैरह बनी होनी चाहिए। क्यों बनी होनी चाहिए? अगर ज्यादा पशु रख रहे हैं, क्योंकि वहां पे मिट्टी वगैरह होगी, तो जैसे मलमूत्र वगैरह करते हैं वो उनके खुर वगैरह वो मिट्टी में धसे रहते हैं, उन इनसे उनके बैक्टीरिया जो शरीर में जाएंगे और रोग या बीमारियां फैलेंगी और उनके खुर वगैरह भी वो खराब होने चाहिए। तो पशु का आवास डेयरी फार्म में अगर बनाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए और समुचित नालियों का और जल निकास की प्रबंध होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा इसमें? नेक्स्ट पॉइंट है, पशुओं का आवास पक्का होना चाहिए और समुचित और नालियां बनी होनी चाहिए, बनी होनी चाहिए। ये अपने कुछ जैसे अपने नियम मान लो या कुछ रेगुलेशन मान लो, ये होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर अपने बड़ा डेयरी फार्म कर रहे हैं उसके लिए पहले सिस्टम बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? अगर पशुओं को बीमारी से बचाना है, आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये क्या होना चाहिए, पशुओं की लंबाई, आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम रखी जाती है और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण रखी जाती है। पशुओं के लिए खुला स्थान होना चाहिए, धरातल से ऊपर उठा होना चाहिए, उचित प्रकाश, वायु संचार और लाइट वगैरह की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं का आवास पक्का होना चाहिए और उसमें नालियों का समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब अपनी बात करते हैं आवास के प्रकार कितने कितने। तो पशुओं के आवास के भी प्रकार होते हैं, एक खुले प्रकार का होता है, एक बंद प्रकार का होता है। पशुओं के आवास का प्रकार, तो आप हेडिंग डालो पशुओं के आवास का प्रकार, आवास के प्रकार।
आवास के प्रकार। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और जो स्टेटस पे लगाना चाहिए वो स्टेटस पे भी लगा सकता है। पशुओं के आवास के प्रकार तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है बंद प्रकार का आवास, जिसे कवर्ड कहा जाता है, और दूसरा होता है खुले प्रकार का, जिसे ओपन एनिमल शेड कहा जाता है, खुले प्रकार का आवास। पहले अपने बात करते हैं खुले प्रकार की, या ओपन एनिमल शेल्टर कहा जाता है। तो खुले प्रकार में कुल भाग का 2/3, कुल भाग का 2/3 आवास खुला होना चाहिए। आवास खुला होना चाहिए। कितना? 2/3 भाग आवास खुला होना चाहिए, और 1/3 भाग बंद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर अपने खुला आवास रख रहे हैं तो 2/3 भाग खुला होना चाहिए, ताकि पशुओं में इधर उधर, जैसे खुले पशु हैं तो घूम फिर अच्छे से सके। ठीक है। बंद आवास क्यों होना चाहिए? अगर पशुओं को जैसे रात्रि के समय जैसे ठंडा ज्यादा है, अगर लू वगैरह ज्यादा चल रही है, ऐसा तो नहीं है वो पूरे दिन धूप में ही खड़े रहेंगे, पूरा दिन सर्दी, पूरी रात सर्दी में ही खड़े रहेंगे, तो उनके लिए विशेष प्रकार से 1/3 भाग बंद आवास का भी होना जरूरी होता है। अगर अपने खुले स्थान में डेयरी फार्म बढ़ा रहे हैं, जैसे अपने आपको पता है मुसलमान वगैरह गाय वगैरह रखते हैं, काफी गांवों में देखा भी होगा, वो गायों वगैरह का रखते हैं, खुले स्थान पर रखते हैं, और जहां पे रखते हैं वहां पे कोने में एक बढ़िया कमरे वगैरह बनाए होते हैं, और अगर दूध निकालना चाहिए, पशु चरना चाहिए, तो वो वहां पे अपने आप चर सकते हैं। तो खुले आवास में भी कुल भाग का 2/3 आवास खुला होना चाहिए, और 1/3 भाग क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ये अपने राजस्थान के लिए उपयुक्त विधि है, या जहां पर खुले स्थान है उसके लिए उपयुक्त विधि है। खुले स्थानों के लिए या राजस्थान के लिए उपयुक्त विधि है। राजस्थान के लिए उपयुक्त विधि है। ठीक है। तो खुले प्रकार में कुल भाग का 2/3 भाग आवास बंद खुला होना चाहिए, और 1/3 भाग क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। खुले स्थानों के लिए या राजस्थान के लिए उपयुक्त विधि है। खुले स्थानों के लिए कौन सी विधि है? तो वो है बंद प्रकार की या कवर्ड शेल्टर। अब अपने बात करते हैं बंद प्रकार की विधि या कवर्ड, या कन्वेंशनल भी कहते हैं। कन्वेंशनल कन्वेंशनल बंद प्रकार की विधि में लिखो, जिस आवास में पशुओं को बंद करके रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्टेचियन बोन। या उस आवास को क्या कहा जाता है? स्टेचियन बोन कहा जाता है। स्टेचियन बोन का मतलब हो गया। और यह विधि कहां पे उपयोगी है? शहरी क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। शहरी क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। कौन से क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? शहरी क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। बंद प्रकार का आवास जहां पे रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्टेचियन बोन। बंद प्रकार का आप समझ गए, जैसे जहां पे खुला स्थान नहीं है वो उसको पूरा शेड से, मतलब जैसे अपने शेड वगैरह लगा के अपने कवर्ड करते हैं, या जैसे पक्का मकान बनाते हैं तो वो पूरा कवर्ड होगा। इससे बंद नहीं भी एक कमरे में घुसेड़ दिया और कमरा बंद कर दिया, वो नहीं। बंद प्रकार का मतलब हो गया खुला स्थान, मतलब वातावरण में ऊपर छत लगी होनी चाहिए, आसपास से खुला होगा लेकिन पूरा शेड टू शेड होगा, वैसे होना चाहिए। या पूरा बड़ा हॉल होगा उसमें, जैसे पशुओं को घूमने फिरने की जगह नहीं, ओनली चारा डाल सकते हैं, दूध निकाल सकते हैं, वो जगह होती है।
और एक ही स्थान पर बांधा जा सकता है। खुले स्थान में तो एक स्थान से पशु दूसरे स्थान पर जा सकता है, लेकिन बंद स्थान पर एक ही जगह पर चारा डाला जाता है, एक ही स्थान पर पानी पिलाया जाता है, एक ही स्थान पर सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर बैठना, वहीं पर दूध निकालना होता है। तो बंद प्रकार उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, जैसे अपने शहर में डेयरी फार्म खोलते हैं, उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। तो बंद प्रकार को जहां पे रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्टेज एंड बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेज एंड बोन कहा जाता है। इसमें भी दो विधियां हैं। कौन कौन सी? एकल पंक्ति विधि और दूसरी कौन सी होगी? दोहरी पंक्ति विधि। एकल पंक्ति विधि और दूसरी कौन सी होगी? दोहरी पंक्ति विधि। इनकी चर्चा अपने करेंगे। पहले अगर जिन्होंने लिख लिया है, अगर जो नहीं लिखा है तो अपने स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपने आगे चलते हैं। अगर जिनको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइक करोगे या शेयर करोगे, जैसे जैसे व्यू बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, तो मेरा भी मोटिवेशन होगा, मेरे को भी मोटिवेशन होगा कि बच्चे बढ़िया कंटेंट पसंद आ रहा है और बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने बात करते हैं बंद प्रकार में कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की विधि होती है। कौन कौन सी? एकल विधि और दूसरी दोहरी पंक्ति विधि। एकल पंक्ति विधि। एकल पंक्ति विधि में कम पशुओं के लिए उपयोगी है। कम पशुओं के लिए उपयोगी है मतलब आप बोलोगे सर कम पशु कितने होंगे? जैसे अपने 1000 पशु है वो भी तो कम है, 100 पशु है वो भी तो कम है। नहीं, कम पशु का मतलब जहां पे 12 से 16 या 12 से 15 पशु रख सकते हैं। जैसे अपने घरों में रख सकते हैं 10 से 12 पशु रख सकते हैं एक स्थान पर। एक जहां पे थोड़ी जगह है या कम जगह है वहां पर 10 से 12 पशु रख सकते हैं। कैसे? 10 से 12 पशु रख सकते हैं। उसमें क्या रखा जाता है? एक तरफ क्या बनाए जाते हैं? नाद बनाई जाती है, जिसे अपने क्या कहा जाते हैं देसी भाषा में आपने तवर बागड़ी के का ठाण के क्या ठाण। उसमें इस तरह से पशुओं को बांधा जाता है एक ही कतार में, एक ही कतार में, एक ही कतार में पशुओं को बांधा जाता है। उनके जो हेड होंगे वो एक साइड ही होंगे। तो वो कौन सी विधि होगी? एकल विधि होगी। कौन सी होगी? एकल पंक्ति विधि होगी। इसमें कम पशुओं को रखा जाता है। कितने कम पशुओं? जैसे 12 से 16 पशु रख सकते हैं। और इसका आकार क्या होता है? इसकी लंबाई रखी जाती है 3.80 से 4.25 मीटर। इस आवास की लंबाई किसी रखी जाती है? लंबाई रखी जाती है 3.80 से 3.80 से 4.25 मीटर। और इसमें पशु कितने रह सकते हैं? 12 से 16। और एकल पंक्ति विधि का मतलब समझ गए? जो अपने मेजर होता है या जिसे नाद कहते हैं और देसी भाषा में क्या कहते हैं? ठाण। क्या कहते हैं? ठाण। तो उसकी तरफ एक साइड ही उनका मुंह होगा। तो एकल पंक्ति विधि में इसे रखा जाता है। अब अपने बात करते हैं दोहरी पंक्ति विधि। दोहरी पंक्ति विधि में अपने पशुओं को, ज्यादा पशुओं को रखने के लिए उपयोगी विधि है। ज्यादा पशुओं को रखने की उपयुक्त विधि कौन सी है? वो कौन सी है? दोहरी पंक्ति विधि है। कौन सी है? दोहरी पंक्ति विधि। इसमें अपने कितने पशु रख सकते हैं? तो वो रख सकते हैं 50 से 100 पशु। कितने रख सकते हैं? 50 से 100 पशु। कितने रख सकते हैं? 50 से 100 पशु। दोहरी पंक्ति विधि का मतलब हो गया इसमें जो आवास का आकार है वो थोड़ा ज्यादा होता है। कितना होता है? 7.90 से लेकर 8.70 मीटर। कितना रखा जाता है? ज्यादा पशुओं को रखने के लिए उपयुक्त विधि है
और इसमें ज्यादा पशु कितने पशु रख सकते हैं? 50 से 100 पशु रख सकते हैं। और आवास की लंबाई कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 7.9 से 8.70 मीटर होनी चाहिए। 8.70 मीटर होनी चाहिए। लगभग बता दूं, 1 फीट में 3.25 सेंटीमीटर, 3 फुट मान लो। 1 मीटर में 3 फुट होते हैं वैसे तो, अगर अपने पूरा कन्वर्ट करें तो 3.25 होते हैं, लगभग 3.25 होते हैं। 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 3.25 लगभग। वैसे अपने 3 फुट ही मानते हैं नॉर्मली। तो 7.90 से 8.70 मीटर की किसकी लंबाई होनी चाहिए? दोहरी पंक्ति विधि की। अब दोहरी पंक्ति भी 2 प्रकार की होती है, उसकी चर्चा अपने आगे करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर जो बच्चे लिख रहे हैं वो नोट कर लो। तो इसमें 2 विधि है। पहली कौन सी विधि है? इसमें 2 विधि है। पहली कौन सी विधि है? पहली विधि है मुंह से मुंह प्रणाली। मुंह से मुंह प्रणाली, या इसे कहते हैं फेस टू फेस और हेड टू हेड। हेड टू हेड, सिर से सिर प्रणाली। मतलब समझ गए? ये अपने नाद है, या जिसे क्या कहा जाता है? मेजर कहा जाता है। एक ही नाद होगी, इसमें पशु इस तरह से ऐसे होंगे, 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 आमने सामने। आमने सामने। अगर जिस आवाज में मुंह से मुंह प्रणाली या फेस टू फेस रखा जाता है या हेड टू हेड रखा जाता है, तो उसमें पशुओं को ऐसे बांधा जाता है। बड़े बड़े डेयरी फार्मों में आपने देखा होगा, ये नाद हो गया, या जिसे देसी भाषा में मैंने कहा क्या कहा है, ठाण हो गया। तो इसमें आमने सामने, अगर मुंह उनके सामने है तो सिर भी तो उनके सामने ही होंगे। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फेस टू फेस या हेड टू हेड विधि। और यह विधि एक गलत मेथड है, वैज्ञानिक तौर से इसे क्या कहा है? उपयुक्त विधि नहीं है, आवाज की उपयुक्त विधि नहीं है। आवाज की उपयुक्त विधि नहीं है। क्यों नहीं है? अब आपको बताता हूं। क्योंकि उनके आपस में जैसे आमने सामने मुंह होंगे, तो जो बैक्टीरिया वगैरह है, आमने सामने मुंह होंगे तो बैक्टीरिया वगैरह रोग फैलते हैं। जैसे कि आपको पता है कोरोना फैला था, आप सभी मास्क रखते थे ना, ताकि एक दूसरे से संपर्क ना हो। अगर कोई खांसे, किसी को जुकाम हो, तो वो आप आपस में जैसे बैक्टीरिया का संक्रमण ना है उसके। आजकल लड़कियों में काफी ट्रेंड चल रहा है, कई कई छोरे कोचिंग दवा नहीं तो मुंह या पूरा ढक के दवा चित्र या पूरी पूरी आंखें दिखे। तो लड़कियों ये ना करे करो, कोई बाबड़ा कोचिंग आवे बे थान देखनी तो आवे कहीं तो मुंह भी थोड़ो खोले करो कि दर्शन दे करो कहीं तो ऐसा मत किया करो, क्योंकि लड़कियों के लिए स्पेशल है। वो उनको ऐसे आवाज प्रणाली में नहीं रहना है, ताकि आप पूरा दिन वो रखती क्यों है? मेनली बात तो वो है क्योंकि लड़कियों को सुंदरता ज्यादा पसंद है। क्या पसंद है? सुंदरता पसंद है। और उनको धूप तो ऐसे लगती है जैसे कोई मतलब है कुछ चीज है वो, धूप तो और गर्मी को, हाय धूप कितनी है, आज तो बहुत धूप है, बहुत धूप है। और गर्मियों तो मैं तो एसी के बगैर रह नहीं पाती। तो लड़कियों, जो बच्चे कोचिंग आती है, जो बड़े भाई या जो छोटे छोटे लड़के आते हैं वो आपके लिए आते हैं, तो आपसे गुजारिश है कृपया अपना चांद सा रोशन चेहरा दिखाया तो करो, ताकि उनका भी मन लगे क्लास में। तो उनके लिए तो आवाज उपयुक्त विधि का मेरा मेन मोटिव यही था। आप समझ गए ना कि आमने सामने मुंह होगा तो रोगों का संक्रमण भी फैलेगा। तो आवाज की उपयुक्त विधि नहीं है। रोगों के फैलने का क्या होता है? खतरा होता है। क्या होता है? खतरा होता है। दूसरी कौन सी विधि है? टेल टू टेल विधि।
टेल टू टेल विधि। टेल टू टेल विधि या हिंदी में इसे क्या जाता है, पूंछ से पूंछ प्रणाली। पूंछ से पूंछ प्रणाली वैज्ञानिक तौर से उपयुक्त विधि है। आवाज की, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आवाज की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो वो कौन सी है, टेल टू टेल विधि या पूंछ से पूंछ विधि। इसमें कैसे रखा जाता है, इसमें जैसे दो नाद बना दिए डेयरी फार्म में, ऐसे नाद बना दिए, ठीक है। तो इसमें पशुओं का इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में ही चारा डाला जाएगा और पशुओं को एक तरह से पूरा चारा मिलेगा। इनमें कम मिलेगा, ये ज्यादा खाएगा फिर ये कम खाएगा, फिर एक जनो दो जना इकट्ठे ही रोटी खावे, एक चार खावे एक बाबड़ो दो ही खावे, या पूरी रोटी चार है, एक तो तीन चेप दे लास्ट में बच्चे कितनी एक। तो वही कारण है एक ही नाद में खाने का पशुओं को पूरी तरह पोषण नहीं मिल पाता, लेकिन अलग अलग में एक तो रोग नहीं फैलेंगे और एक बढ़िया से उनको खाना भी मिलेगा। तो टेल टू टेल में ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में और मुंह टे मुंह जैसे डायरेक्शन में रखा जाता है। तो ये कौन सी होगी, टेल टू टेल, और ये होगी फेस टू फेस विधि। तो ये आवाज की सबसे उपयुक्त विधि है, इसमें रोग फैलने की कोई संभावना नहीं होती। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। आज अपने आवाज का टॉपिक क्या है, आवाज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, पशुओं के आवाज का कंप्लीट हो गया, अब रह गया मुर्गियों का। इसमें जो आवाज है गर्भित गाय के लिए कितना रखा जाता है, और जो अपने इनके बच्चे हैं उनके लिए कैसा रखा जाता है, और जो गाय दूध दे रही है उनके लिए भी अलग अलग आवाज की व्यवस्था की जाती है। भैंसों के लिए अलग, गाय के लिए अलग, वो है एक टेबल, वो अपने करेंगे कल, और साथ में करेंगे क्या, मुर्गियों का आवाज। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।